नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीनल पैथोलॉजी की दुनिया में। और आज हम एक नई डिजीज शुरू कर रहे हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इससे पहले हमने देखा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये क्या है? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। ऑटोइम्यून का मतलब क्या है? अगर एक डेफिनेशन है तो इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल कंपोनेंट इरिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देती है बॉडी की सेल के सामने। बॉडी की सेल, या सिंपल वे में बताएं तो बॉडी की सेल को बॉडी की सेल के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसे ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये कैसे होता है। तो इसका कॉज है ऑटोइम्यूनिटी। ठीक, ऑटोइम्यूनिटी या ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज देखा गया है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 110% चांस है क्वेश्चन उठने के। इसके अलावा या तो ये डायरेक्ट इफेक्ट कर देगा, या इसके अलावा इससे पहले अगर पर्सन के टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, फ्रिंजाइटिस हुआ हो या सोर थ्रोट, इसके जस्ट 2 वीक के अंदर अंदर है ना, पर्सन को ये डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बाद टॉन्सिलाइटिस, फ्रिंजाइटिस और सोर थ्रोट के बाद में भी ये देखा गया है कि ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकल के प्रति बॉडी की एंटीबॉडी बना लेता है, और इसकी शेप की जैसी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, इसके जैसी की जैसी स्ट्रक्चर बॉडी ग्लोमेरुलस लेयर की सेल्स की होती है। इसलिए जो एंटीबॉडी बनती है वो जाके उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण ऑटोइम्यून भी हो गई और ये डिजीज क्रिएट हो जाती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। टाइप देखते हैं। टाइप्स में पहले आता है अक्रेंस, टाइम के आधार पर। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सडन होता है और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिकरेंट। जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जब बार बार होगा तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक में, और सडन का मतलब विद इन 14 डेज। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। नेफ्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर पहला टाइप है फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फोकल मीन्स फोकल या लोकल या रीजनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी के एक पर्टिकुलर पार्ट मतलब एक कोई सा भी स्थान हो, किडनी का अपर हो या लोअर हो, मिडल हो, एक पर्टिकुलर स्थान पर इन्फ्लेमेशन होना फोकल कहलाता है। जैसे मोदी ने पहले कहा था लोकल फॉर वोकल, वैसे। दूसरा टाइप है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें एक किडनी, बहुत किडनी नहीं, एक किडनी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इस डिजीज में। मतलब जो ऑटो इम्यूनिटी है वो पूरी एक किडनी इन्वॉल्व हो जाती है और पूरी किडनी की नेफ्रॉन है वो खराब हो जाते हैं। इसका तीसरा टाइप होता है मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि यह भी ऑटो इम्यूनिटी अटैक के कारण होता है, परंतु इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे एक दूसरे नाम से प्रोनाउंस किया जाता है गुड पोस्चर सिंड्रोम या जीपीएस। गुड पोस्चर सिंड्रोम के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण, ऑटो इम्यूनिटी का जब अटैक होगा तो ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोमन कैप्सूल की ऊपर वाली जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण इसे गुड पोस्चर सिंड्रोम के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। और इसका एक और टाइप है प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें मेम्ब्रेन सेल होती है, जो ग्लोमेरुलस की सेल होती है
वो प्रोलिफरेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं और इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत बहुत ख़राब होता है, मतलब बैड प्रोग्नोसिस होता है। इसके बाद शायद डिजीज़ ट्रीट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पर। तो इसमें मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम होता है हेमेचूरिया, जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है प्रोटीन यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम। ठीक है, तो इसमें हेमेचूरिया क्यों होगा? हेमेचूरिया जब ऑटो इम्यूनिटी के कारण सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहाँ से ब्लड बाहर आने लग जाएगा। पीसीटी डीसीटी लूपोबेन के थ्रू कलेक्टिंग से यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाएगा, जो कि डायग्नोसिस में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या यूरिन का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हेमेचूरिया दिखाई देता है। ठीक, इमेचूरिया क्यों होता है और इसमें आरबीसी की शेप कैसी होती है? इसमें आरबीसी की शेप होती है डिस्मॉर्फिक। ठीक है, इसके अलावा और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम, डार्क कोका कोला कलर यूरिन सिर्फ इसी डिजीज़ में दिखाई देता है। इसके अलावा किसी डिजीज़ में कोका कोला कलर यूरिन दिखाई नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा एक देखने को मिलता है यूरिनरी डेब्रीज मतलब हार्डनिंग ऑफ नेफ्रॉन वाल। इन्फ्लामेशन के कारण नेफ्रॉन की जो वाल होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और जिसके कारण ये ट्रीट ठीक नहीं होती हैं और वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हेमेचूरिया सिम्टम दिखाई देने लगता है। ठीक, इसके अलावा ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जब ब्लड नेफ्रॉन के थ्रू बाहर आ रहा है किडनी के थ्रू, इसके साथ साथ जैसे हमने देखा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, वैसे ही प्रोटीन भी बाहर आ जाएगी। प्रोटीन बाहर आ जाएगी तो एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी और ऑन्कोटिक प्रेशर में मोस्टली इंपॉर्टेंट रोल एल्बुमिन प्रोटीन ही निभाती है। जब एल्बुमिन प्रोटीन बाहर आ जाएगी तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, जिसके कारण बॉडी में तो फ्लूइड है परंतु इंट्रावेस्कुलर स्पेस में कमी होने के कारण नेफ्रॉन से जब ग्लोमेरुलस लेयर से जब ब्लड पीसीटी डीसीटी में जाएगा तो वहाँ से वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन यूरिन कम बनेगा और ये एक कंडीशन एनीयूरिया की भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होगा? फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, इसलिए बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होता जा रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी क्योंकि बॉडी से फ्लूइड बाहर तो जा ही नहीं रहा। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया तो आपको पता ही है दोस्तों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी देखा था आपने और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी यही होता है, क्योंकि जब ग्लोमेरुलस लेयर डैमेज होने लग जाती है तो वहाँ से प्रोटीन भी निकलने लग जाती है, जिसके कारण हाइपोप्रोटीनेमिया में सिम्टम भी देखने को मिलता है। एडिमा भी देखने को मिलता है। एडिमा फिजिकल एग्जामिनेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा एजोटेमिया होता है। एजोटेमिया मतलब इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN लेवल। एजोटेमिया क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जब बॉडी से कुछ एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा किडनी के थ्रू, किडनी डैमेज होने के कारण, तो ये भी बाहर नहीं निकलेंगे और बॉडी में इसका लेवल बढ़ जाएगा और जब इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा तो अमोनिया का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। अमोनिया में इफेक्ट भी बॉडी में ज़्यादा आएगा, जिसके कारण लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया तो बॉडी में हाई अमाउंट में हो जाता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और अपने ब्रेन में चला जाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने और ब्रेन में जाने पर यह अपना इफेक्ट दिखाने लग जाता है, जिसे एनसेफेलोपैथी कहते हैं और जिसका सिम्टम होता है एस्टेक्सिस। ठीक है दोस्त, इसके अलावा और सिम्टम देखने को मिलते हैं नोजिया, वोमिटिंग, वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के कारण होते हैं। फीवर और चिक्स देखने को मिलता है क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल हिमोलाइटिक के द्वारा लेथार्जी होगा क्योंकि यूरिन के थ्रू ब्लड का लॉस हो रहा है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। एनीमिया ऑक्सीजन, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी में फैटिकनेस तो आएगी, लेथार्जी होगा, एनीमिया होगा। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें एक ट्रायंगुलर बनता है अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मोस्टली 3 सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एन्यूरिया, जो कि प्रोटीन के एक्सक्रीट आउट होने के कारण डेवलप होता है। हेमेचूरिया, जो कि ग्लोमेरुलस लेयर है उसकी बहुत ज़्यादा डैमेज होने के कारण हेमेचूरिया डेवलप होता है। और हाइपरटेंशन, जो कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करने के कारण हाइपरटेंशन डेवलप होता है। इसके विपरीत हम देखें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होता है, क्योंकि नेफ्रॉन की लेयर है वो डैमेज हो जाती है ग्लोमेरुलस, और उससे प्रोटीन बाहर निकलने लग जाता है, जिसके कारण प्रोटीन यूरिया होगा तो बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, तो हाइपोएल्बुमिनिया, और हाइपोएल्बुमिनिया होगा तो बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा और एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में देखते हैं हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि कॉमन है, सभी को पता है। हिस्ट्री पहले देखेंगे। हिस्ट्री में क्या देखेंगे, कभी आपको इन्फेक्शन हुआ है, पहले कोई टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है पिछले 10-15 दिनों में, या ये कंडीशन पहले भी बार बार हुई या नहीं हुई, इससे पता लगाया जा सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे पता लगाया जाएगा, बॉडी में देखेंगे एडिमा डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट डायग्नोसिस यूरिन एनालिसिस। हम यूरिन को एनालिसिस करेंगे तो यूरिन कम आएगा, और उसमें भी अगर ब्लड की अमाउंट है हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, जिससे यूरिन एनालिसिस हो जाएगा। एक यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर एक स्ट्राइल कंटेनर के अंदर यूरिन को लेंगे और उसे लैब में ले जाएंगे और वहाँ पर इसके कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी देखेंगे। इसमें ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, इससे पता चल जाएगा। स्पुटम कल्चर करेंगे। स्पुटम कल्चर क्यों करेंगे, क्योंकि जब स्पुटम कल्चर करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा भाई, अगर पहले सोर थ्रोट हुआ है या फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हुआ तो स्पुटम के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म को देख लेंगे। अब अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो हमारा सीधा डायरेक्ट यही रिजल्ट निकलेगा कि ये जाके नेफ्रॉन को भी डैमेज कर दिया है। इसके अलावा WBC काउंट बढ़ती हैं, इसमें ESR भी बढ़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन के अंदर ESR बढ़ती है। और इसके अलावा ASO टाइटर एंटीबॉडी। ASO टाइटर मतलब ये ब्लड के अंदर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टॉक्सिन के खिलाफ अपनी बॉडी द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में काम आता है, जिसे ASO टाइटर कहते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, वो हमारी बॉडी में जाके बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और ये है ना हमारे ब्लड में उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसका इन्फेक्शन हुआ है। ASO टाइटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इसका रिजल्ट देखते हैं तो इसकी वैल्यू अगर 200 यूनिट पर ml से ज़्यादा आती है, 200 यूनिट पर ml से ज़्यादा आती है तो हम पेशेंट को पॉजिटिव कहेंगे, और अगर 200 आती है तो सस्पेक्टेड है, दोबारा इसकी जांच करेंगे, री इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को भेजेंगे। या 200 से कम आती है तो पेशेंट नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस के बाद पता चलता है तो फिर हम उसको सबसे पहले डायूरेटिक देंगे, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए फ्लूइड को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम उसको डायूरेटिक देंगे और एन्यूरिया को ट्रीट करेंगे। डायूरेटिक हम उसे लासिक्स या फ्रूसेमाइड दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसको मैनिटोल भी दे सकते हैं, जो कि हाइपरोस्मोलर ड्रग है। इसके अलावा डायूरेटिक के बाद हम उसे एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, क्योंकि पेशेंट की BP बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसके लिए हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो इसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम उसे हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। एंटीपायरेटिक, पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल दे देंगे, एनाल्जेसिक पेन किलर दे देंगे। इसके साथ साथ जब पेशेंट डिटेक्ट हो गया, कन्फर्म हो गया ये
ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल के द्वारा इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोकेनाइन, बेंजील, पेनिसिलिन, जो कि हम उस पेशेंट को मार्केट में जिसका ब्रांड नेम है पेनिड्यूरा के नाम से हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, परंतु इसका साल्ट नेम प्रोकेनाइन, बेंजाइल, पेनिसिलिन है। ठीक, इसको हम IM या IV रूट से दे सकते हैं, जिसकी एक डोज होती है 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। एक वीक के अंदर हमें 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट पेशेंट को देनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट। सेम एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह ही है, जिसमें पेशेंट सबसे पहले हमें इनिशियली IO चार्ट मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद वेट मॉनिटर करना चाहिए, वाइटल साइन को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पेशेंट को डाइट के अंदर हमें लो प्रोटीन कम देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन देंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। पेशेंट अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और एन्सेफेलोपैथी कॉज करेगी, जिससे पेशेंट को सिम्टम में एस्टेक्सिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को फ्लूइड बहुत ही कम देना चाहिए, फ्लूइड कम कर देना चाहिए, जितना आउटपुट होता है उतना ही फ्लूइड देना चाहिए। इसके अलावा लो साल्ट देना चाहिए, साल्ट कम देना चाहिए, क्योंकि साल्ट में सोडियम होता है, सोडियम हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, इसलिए पेशेंट को साल्ट कम देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की वैसे BP बढ़ी हुई है। इसके अलावा हाई कार्बोहाइड्रेट देने चाहिए, ताकि पेशेंट को कैलोरी की भी डिमांड फुलफिलमेंट कर सके। इसके अलावा अब हम इसके देखते हैं कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा। जब प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर वैसे कम है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया तो किडनी के पास बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड भेजेगी, जिसके कारण रीनल फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि रीनल को परफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रीनल फेलियर हो जाएगा। जब रीनल फेलियर हो जाएगा तो बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाएगा। हार्ट कंपनसेट करने के लिए बार बार बीट करेगा, और हार्ट फ्लिटरिंग करने लग जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट या हार्ट पानी से फ्लूइड से पूरा भर जाएगा। इसके बाद जब हार्ट फेलियर हो गया, और जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा तो फ्लूइड बॉडी आगे एक्सक्रीट नहीं होगा, तो इससे पीछे पल्मोनरी वेन के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वेन से लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी वेन में जब फ्लूइड बढ़ जाएगा तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाएगा तो सबसे पहले क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा का सबसे इनिशियल सिम्टम देखने को मिलेगा डिस्निया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्रैकल साउंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना टॉपिक हो गया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन इनके अलावा कंपटीशन के एग्ज़ाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी क्लास, और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप अपनी जानकारी देना। धन्यवाद दोस्तों।